विनीत, स्वागत है आपका आशीष इंटरेक्शन पॉडकास्ट पे। हमारे साथ हैं आरजे विनीत। आपके लिए फेमिनिज्म का ट्रू मीनिंग क्या है? मेरे लिए तो फेमिनिज्म एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि सोसाइटल एक्सेप्टेंस आज भी इंडिया में थोड़ा लो है। बिल्कुल ये तो है। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में थोड़ा बताइए। इस स्टोरी टेलिंग के पीछे भी एक स्टोरी है। कब आपको फील हुआ कि यस आई एम एम्पावर्ड? मिशन मंगल में अगर आपने विद्या बालन को देखा हो, शी इज अ साइंटिस्ट और घर में सुबह सब्जी पराठे बना रही है और उसका बच्चा अगर राह भटक रहा है तो उसे सही राह भी दिखा रही है प्यार से। दैट इज एन एम्पावर्ड वुमेन। इस प्रोफेशन के गुड पार्ट्स क्या है? एक चीज मैं आपको करेक्ट करूंगी, हर आरजे के पास नहीं है। जब आप हिंदुइज्म की बात करते हो तो कई बार आप कंट्रोवर्सीज के अंदर आ जाते हो, तो वो उसके अगेंस्ट नेगेटिव स्टार्ट कर देगा, कमेंट स्टार्ट कर देगा। हैव यू फेल्ट कंट्रोवर्सीज इन दिस? बहुत। सीता जी के लिए लोगों की धारणा कहीं है कि शायद कोई बेचारी महिला थी जिनके साथ गलत हुआ, लेकिन शी वॉज रियल एम्पावर्ड वुमेन। ये मुझे उनके बारे में पढ़कर पता चला। उनके बारे में एक कहानी सुनाई मैंने जो ये बताती है कि एक्चुअली वो रावण की बेटी थी। विनीत, स्वागत है आपका आशीष इंटरेक्शन पॉडकास्ट पे। थैंक यू आशीष जी, बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन होकर। थैंक यू सो मच एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। बिल्कुल। एंड मैंने आपको ना पहली बार लाइव सुना था TEDx इप्सा में, और लिटरली जब मैंने आपकी लाइव स्टोरी सुनी थी तो आई हैड गूज बम्स ऑन माई हैंड। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत आप आपकी लाइव स्टोरी से शुरू करें। लाइफ स्टोरी में बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास बताने के लिए। कहते हैं कि हर इंटरेस्टिंग कहानी स्ट्रगल के साथ बनती है, और ईश्वर की हमेशा इतनी कृपा रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शायद कभी फेस नहीं करना पड़ा। जैसे ही लगता है कि रास्ते में कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं, पता नहीं कौन आके उन्हें आसान सा बना देता है। तो आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ ब्राइट स्टूडेंट। मैं जबलपुर से हूँ और जबलपुर में मैंने मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करी और मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। उसके बाद फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैं इंदौर में आई इन द ईयर 2006। ऐसा लगा था कि 2 साल के लिए इंदौर में MBA करेंगे, चले जाएंगे, मगर ये नहीं पता था कि यहाँ के ही हो जाएंगे। सो इंदौर में मैंने MBA करा, और क्योंकि बोलना मुझे हमेशा से पसंद था ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। एंकरिंग कौन करेगा तो मैं ही करूँगी, चाहे कॉलेज में कुछ हो रहा हो चाहे स्कूल में कुछ हो रहा हो। तो हमेशा से इससे बड़ा प्यार था मुझे माइक से। तो बस धीरे से ऐसा लगा कि एक वहाँ भी चलकर अपॉर्चुनिटी जैसे मेरे पास आ गई। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट प्लेस्ड इन अ रेडियो स्टेशन, ठीक है, सेल्स टीम में, और मैं उसके पीछे पड़ गई, मुझे रेडियो ज्वाइन करा दे, मुझे रेडियो ज्वाइन करा दे। उसने मेरे प्रेशर में पता करा कि भाई मेरी फ्रेंड को RJ बनना है, बताओ क्या करते हैं इसके लिए। देन पता चला कि ऑडिशन होता है, मैंने ऑडिशन दिया, क्लियर करा और मैं RJ भी बन गई। उसके बाद पर्सनल लाइफ स्टार्ट हुई। RJing में शुरू से मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से, और थोड़ा चैलेंजिंग भी था। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता था सुबह जल्दी उठना। मैं हमेशा कॉलेज में फर्स्ट लेक्चर्स बंक करती थी। फर्स्ट लेक्चर पे कभी पहुंच जाओ तो टीचर मुझे पहचानते नहीं थे कि तुम कौन हो। आई एम दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। मगर मुझे मिला हमेशा से करने के लिए मॉर्निंग शो, जिसमें मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग ऑफिस पहुंचना होता था। बट ठीक है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो उसके लिए सब कुछ कर सकते हो, ये भी मुझे उसके बाद ही पता चला। और आई स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ ही मैंने शादी करी। ठीक है। शादी के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स भी हुए, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए। बट नाउ आई एम अ मदर ऑफ 2, and after 16 years of radio, I just left radio and now into content creation. Amazing. Talk to me more about your like married life. As you said कि पहले आप काम कर रहे हो, you become RJ में आपने बहुत अच्छा काम किया, you become very popular in India. तो जब वो लाइफ चल रही होती है, फेस चल रही होती है, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे शादी के बारे में कि शादी ऐड करती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लाइफ कैसी थी? हाउ वाज इट फॉर यू? एक्चुअली बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाती है लाइफ आपकी शादी के बाद। जो हमने इमेजिन करा होता है उससे बहुत अलग। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अब जब तक मैं अकेली रह रही हूँ और सुबह से उठकर किसी का चेहरा देखे बिना ऑफिस चली जानी हूँ तो कोई बात नहीं थी। बट वंस यू आर मैरिड, यू आर इनटू अ फैमिली, तो ऐसा लगा कि धीरे से यही बात सबको बहुत ऑड लगने लग गई है कि लो हम उठे उससे पहले तो ये घर पर है ही नहीं। एंड थोड़ा सा मेरी ट्रेडिशनल फैमिली भी रही है, तो इस सारी चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई लेफ्ट रेडियो फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, जस्ट टू गिव दिस अश्योरेंस कि यार मैं मेरे रिलेशनशिप में मेरी तरफ से कोई कमी ना करूं।
तो उसके लिए मैंने कुछ समय के लिए लगभग कुछ महीनों के लिए रेडियो छोड़ दिया। और उस समय मेरी फर्स्ट डॉटर भी हुई, मगर उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो सेटल ही नहीं हो रही हैं। देन उसके बाद मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर लोगों को आपको एक्सेप्ट करना होता है तो आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। Right. और अगर आप में कमियां निकालनी होती तो आप कुछ भी कर लो, आप में कमियां ही रहती। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट वर्थ लीविंग एनीथिंग, मुझे सारी चीज़ें साथ में ही मैनेज करनी होंगी। और धीरे धीरे समय के साथ हर रिलेशन ना मैच्योर होता है। राइट। पहले हम हर रिलेशन में ये सोच रहे होते हैं कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। मगर अगर आप उस चीज़ को कुछ देर के लिए ठंडा छोड़ दो तो आपको ये सोचने का मौका मिलता है कि यार मेरी भी तो ये गलती थी। राइट। एंड ये दोनों के साथ होता है, किसी भी रिलेशनशिप में जो दो लोगों के बीच होता है, जब आप उसे थोड़ा सा टाइम देते हो ना, तो रियलाइज़ करने का मौका मिलता है कि यार हम भी तो थोड़ा कंसिडर कर सकते थे, या हमारी तरफ से भी ये सही हो सकता था। और मुझे लगता है कि ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आशीष जी, सबको ये थॉट आ जाता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई एम हैप्पी कि हम ये कर सके। और फिर हमने ये पाया कि रिलेशनशिप बहुत मैच्योर है, और ऐसी कोई बात नहीं है जो अब हम आपस में हम एज कपल एक दूसरे से शेयर ना करते हों और हम एक दूसरे को कोऑपरेट ना करते हों। राइट। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल्स के बाद ही आता है, ये पहले दिन से नहीं होता है। इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं। अब स्पेशली जहाँ पर 2 बच्चे हों आपके विथ 2 किड्स, बहुत स्ट्रगल हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि क्या करें, काम करें या बच्चों को टाइम दें। जब आप काम पे होते हो तो आपको गिल्ट होती है बच्चों के लिए, राइट। और जब आप बच्चों के साथ होते हो तो लगता है कि क्या हम सिर्फ यही करते रह जाएंगे। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ का एक फेज़ होता है, और हर फेज़ की अलग अलग डिमांड होती है। आपके अर्ली एज में जब आप सिंगल थे या जब आपके किड्स नहीं होते हैं, तब आप अपना पूरा समय काम को देते हो, विच इज़ वेरी गुड। मगर अगर आपने कोई रिलेशनशिप अपनी मर्जी से चूज़ करा, आपने मर्जी से शादी करना चूज़ करा, आपने मर्जी से चूज़ करा दैट यू वांट टू हैव किड्स, तो फिर उनको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ भी दोनों के समझने की चीज़ होती है, किसी एक से नहीं होती कि भाई जब आप अवेलेबल नहीं है तो मैं अवेलेबल हो जाऊंगी, जब मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप अवेलेबल हो जाओ। मगर बच्चों के पास कोई ना कोई होना चाहिए। टॉक टू मी मोर अबाउट पेरेंटिंग। मतलब जब हम बात कर रहे हैं, लाइक यू सेड कि आप काम भी कर रहे हो, फिर आपने बीच में आरजे का जॉब भी छोड़ा है, अगेन आपने वापस से जॉब ज्वाइन किया, फिर उसको स्मूथ किया, रिलेशनशिप की मैच्योरिटी आपने समझी। बट व्हेन यू हैव किड्स तब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ना, कि साथ साथ चीज़ें मैनेज भी हो और बच्चों को कल्चरल चीज़ें भी मिल पाए, उनको सही संस्कार भी मिल पाए, उनकी अपब्रिंगिंग भी सही हो पाए, उस पर भी ध्यान देना है। एंड व्हेन आई लुक एट इट कि जब मैं अभी इंदौर में रह रहा हूँ, लाइक 5-6 साल हो गए, 2016 के बाद से मैं पेरेंट्स से पूरी तरह से दूर रहा। तो 4-5 साल तो बहुत चिल था, क्योंकि वो एकदम गर्म खून, एनर्जी हाई थी कि बस काम करना है, पढ़ना है, कैरियर बनाना है। बट नाउ एट दिस एज अब लगता है कि यार पापा से एक बार बात हो जाए, मम्मी से एक बार बात हो जाए, वो तरसने को बंद करता है। मतलब बार बार ऐसी इच्छा होती है कि एटलीस्ट घर के पास हम रहें। बट जब पेरेंटिंग में मैं बार बार उसी बारे में सोचता हूँ कि बचपन में हम कैसे पापा ने बड़ा किया है, कैसे मम्मी ने बड़ा किया है, कैसे हमको स्कूल सही भेजा, कैसे हमारी राइट पेरेंटिंग की। व्हाट डू यू फील अबाउट द राइट पेरेंटिंग थिंग? मुझे नहीं पता कि राइट पेरेंटिंग क्या होती है। मैं इनफैक्ट पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट अलग है, और हर घर का माहौल अलग है। तो शायद सेम रूल तो हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता। मगर एक बात जो अभी आपने कही, वो मैं भी रियलाइज़ करती हूँ। आई एम टर्निंग 40, मगर मुझे अभी भी अपने पेरेंट्स की उतनी ही ज़रूरत है जितनी जब मैं 4 साल की थी तब थी। लोग कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरतों का पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन ज़रूरत हमेशा होती है। हमारे यहाँ पर ये ट्रेंड भी बहुत चल गया कि पेरेंट्स से दूर रहने लगते हैं लोग बड़े होने के बाद। लेकिन मुझे लगता है मैं तो रह ही नहीं सकती। आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई इन लॉज। मुझे लगता है कि शायद मेरे बच्चों को वो अपब्रिंगिंग मैं अकेले कभी नहीं दे सकती जो उन्हें एक फैमिली का माहौल दे सकता है। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को राइट पेरेंटिंग में एक चीज़ जो ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली से जुड़े रहें। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो हमारे इंडिया का ट्रेंड है, कल्चर है कि हमारे यहाँ बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं। यही तो वैल्यूज़ डेवलप करते हैं बच्चों में। और मुझे लगता है कि
अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिशनेस, वो भी तभी आती है जब हम लोगों से कट से जाते हैं। जब आप 4 लोगों के साथ रहते हो ना, तो आपको 4 लोगों के बारे में सोचना पड़ता है कि अच्छा ये वाली सब्जी बनी है, मुझे कम भी पसंद है मगर सबको पसंद है तो मैं खा लूँगी। तो ये मुझे लगता है कि ये संस्कार होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और कल्चर होता है। और हम जब बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स काम कर रहे थे, उनके पास शायद उतना समय नहीं था हमें देने के लिए। आज वही सीन हमारे साथ है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास उन्हें देने का टाइम नहीं, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स फ्री हैं तो उन्हें घर की वैल्यूज़, संस्कार, शिक्षा जो ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं ना, वो हम नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को फैमिली का साथ दें। अब वो कैसे हो सकता है वो समझना होगा। आप थोड़ा सा पेरेंट्स एडजस्ट करें, थोड़ा हम एडजस्ट करें। अगर हम पेरेंट्स के साथ एक शहर में रह सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दिस? क्योंकि आप कल्चरल कंटेंट बनाते हो, इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हो, रिलीजियस कंटेंट आप बनाते हो, बट व्हेन वी सी कि जब वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो रहा है, एंड इवन ये चीज़ के बारे में हमने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में विकास भाई के साथ भी बात की थी कि जब वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो रहा है हमारे ऊपर और हम लोग उसको अडॉप्ट भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक अपना कंफर्ट है, और उसकी वजह से हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है, बीट रिलेशनशिप या आपकी फैमिली के बारे में, जैसा कि आपने बोला कि एक एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में वैल्यूज़ आपको मिलती है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर में वापस आ जाएं, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम आ भी रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर सिर्फ आपको आज की सुख और सुविधा दिखाता है, मगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में हाल देख लो, लोग पागल हुए जा रहे हैं। राइट। एक एज के बाद उनकी कोई लाइफ नहीं है, नशे करके कोई कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है, कोई कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है। इस तरह के एक्चुअली सीन्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन हमारे यहाँ पर हम इस एज में जाकर खुद को सेटल्ड महसूस करते हैं। ये हमारे कल्चर की वजह से। आज जिस फैमिली की मैंने बात की, हम कहते हैं फैमिली प्रेशर है, फैमिली बंधन है। बंधन नहीं है, ये पतंग की वो डोर है जिसने आपको पकड़ रखा और आप कट के इधर उधर गिर नहीं रहे हो। ये वो डोर है जो टूट गई तो आप कहाँ जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा, कहीं पड़े हुए मिलोगे आप भी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डोर बंधी रहे। आज एक हस्बैंड वाइफ में कोई कलेश हो भी जाता है, लेकिन यार मम्मी पापा डिवोर्स नहीं लेने देंगे, या मम्मी पापा अलग नहीं होने देंगे, या घर में क्या जवाब देंगे, ये सोच के वो साथ रहते हैं और साथ रहना सीख जाते हैं और अपने कल्चर को डेवलप करते हैं। इफ़ यू कुड नॉट एडजस्ट विथ वन गर्ल, क्या आप दूसरी के साथ कर लोगे? राइट। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स में जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ हम समझ सकते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि अब तो हमें एक दूसरे के साथ किक नहीं मिल रही है, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, स्पार्क नहीं बचा हमारे रिलेशनशिप में, ये कोई रीज़न नहीं है। ऐसे तो आप हर थोड़े दिन में किसी ना किसी से बोर हो जाओगे, तो क्या लाइफ लॉन्ग आप पार्टनर्स चेंज करोगे? तो मुझे लगता है कि हमारा कल्चर, जिसे आप बंधन कह रहे हैं या लोग बंधन समझते हैं, वो बंधन नहीं, वो वही डोर है जो आपको बांधे रखती है। राइट टाइम पे आप शादी करें, राइट टाइम पे आपकी फैमिली हो, राइट टाइम पे आप सेटल हो जाएं, अदरवाइज यू विल कीप ऑन सर्चिंग न्यू पार्टनर्स। तो हमारे कल्चर में ये नहीं होता है। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी काफ़ी सैकड़ों सालों से चली आ रही है, एंड स्टिल हम बात देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है, कुछ मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड एवरीवन वांट टू बी एम्पावर्ड। स्पेशली फीमेल्स के केस में देखें तो एवरी फीमेल वांट टू सेटल विद देयर करियर, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कब आपको फील हुआ कि येस आई एम एम्पावर्ड? मुझे तो बचपन से मैं एम्पावर्ड फील होती हूँ। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, फॉर यू व्हाट इज़ एन एम्पावर्ड वुमेन? डेफिनेशन क्या है एम्पावर्ड वुमेन की? अगर इसको मैं अपनी पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एम्पावर्ड वुमेन इज़ नॉट जस्ट कि आप सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल हो गए एंड यू से कि मैं एम्पावर्ड हूँ। इट इज़ जस्ट कि आप फाइनेंशियली, सोशली, कल्चरली, तीनों और हर एस्पेक्ट से आप एम्पावर्ड हो। दिस इज़ व्हाट आई फील। बिल्कुल। देखिए, गाड़ी 4 पहियों पे चल रही है, या 2 पहिए वाली गाड़ी 2 पहिए पे चल रही है। आगे का नहीं होगा तो क्या पीछे वाला गाड़ी चला लेगा? नहीं। पीछे वाला नहीं होगा तो क्या आगे वाला चला लेगा? ऐसे ही विमेन और मैन होते हैं। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सामाजिक संरचना है जो हमारे यहाँ पर बनी हुई है कि भाई फैमिली वुमेन को देखना है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने ही वैसा बनाया। बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट। बायोलॉजिकली यू आर एम्पावर्ड टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। पुरुष के पास तो ये पावर है ही नहीं। तो एम्पावर्ड तो वुमेन ही है ऑलरेडी। फिर अगर किसी महिला को ये लगे कि ओ इसकी वजह से मेरा करियर खराब हो गया, नहीं, इसको एक ब्लेसिंग मानिए। आपको भगवान ने इस काम के लिए चुना है कि यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और आप उसे नर्चर करेंगी। तो इसमें आपको एम्पावर्ड ही फील करना चाहिए। मैं बहुत सारी मूवीज़ देखती हूँ, तो एक मूवी जिसमें मुझे
एक बहुत ही प्यारी महिला का कैरेक्टर लगा, वो है मिशन मंगल में, अगर आपने विद्या बालन को देखा हो, आई लव दैट कैरेक्टर. शी इज अ साइंटिस्ट और घर में सुबह सब्जी पराठे बना रही है और उसका बच्चा अगर राह भटक रहा है तो उसे सही राह भी दिखा रही है प्यार से. दैट इज एन एम्पावर्ड वुमेन. एम्पावर्ड वुमेन वो नहीं होती कि अब मैं घर पे रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारे बराबर कमाती हूँ. नो, दैट इज नॉट एन एम्पावर्ड वुमेन. वुमेन तो एम्पावर्ड है ही. क्यों बराबरी करने की बात करती है मुझे समझ में नहीं आता. हम ऑलरेडी बहुत आगे. हर पुरुष जहाँ अपने आप को सोचता है तो उसे समझ में आता है कि मैं मेरी वाइफ या मेरी बहन या मेरी माँ जितना कभी कर ही नहीं सकता. वो ऑफिस से भी आ जाती है, उसके बाद घर का काम भी कर लेती है, बच्चों का होमवर्क भी करा लेगी, पेरेंट टीचर मीटिंग भी अटेंड कर लेगी, कल उसका क्या असाइनमेंट है वो भी देख लेगी. पापा से पता ही नहीं होता बच्चा कौन सी क्लास में है. राइट. पुरुषों को तो ये भी नहीं पता होता. तो वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड और हमें ये शक्ति मिली है कि हम मल्टीटास्किंग हैं. हम बहुत कुछ कर सकते हैं. कई सारे साइंटिस्ट ने भी बता दिया कि दिमाग ही अलग बना हुआ है महिलाओं का और पुरुषों का. तो वो जितना कर सकते हैं पुरुष, उनको उतना करने दो थोड़ा बहुत. बाकी सब तो हम कर ही रहे हैं. जी, मुझे आपसे ना फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा बात करना है, क्योंकि जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड वोहिल. ना वोहिल हमारी एक मेंस्ट्रुअल वेलनेस कंपनी है जहाँ पे हम फीमेल से डील करना थोड़ा ज़्यादा सीख रहे हैं. उनकी मेंस्ट्रुअल के अराउंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, सेंसिटिव एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें समझते भी हैं. फीमेल ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे वो किसी प्रोडक्ट को चूज़ करती है, मेंस्ट्रुअल जब इतना सेंसिटिव टॉपिक है तब उनका ब्रेन कैसे काम करता है. बट हमेशा इस इंडस्ट्री में आने के बाद में फिर मैंने समझा कि फेमिनिज्म को समझा, फेमिनिज्म मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं. आपके लिए फेमिनिज्म का ट्रू मीनिंग क्या है? हाउ डू यू सी दिस? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया फेमिनिज्म ऑनेस्टली, कि फेमिनिज्म क्या होता है. मुझे तो जितना मैंने देखा है लोगों को फेमिनिज्म की बात करते एक प्रोपेगेंडा की तरह देखा है. बस, है ना, माई लाइफ माई चॉइस. हर गलत चीज़ करने का अधिकार जब आपको चाहिए तो आप उसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हो. है ना. जैसे कि आपने कुछ देर पहले रिलेशनशिप्स में बात की थी कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मेरी लाइफ मेरा चॉइस, मैं तो मॉडर्न थॉट्स का हूँ, तो मुझे अब ये पार्टनर जम नहीं रहा. मुझे लगता है कि सेम इज़ विद फेमिनिज्म मेनी अ टाइम्स. मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इट रॉन्ग वे. कि भाई कहीं मुझे बेचारे लड़के घबराए फिरते हैं. माई हस्बैंड इज़ एन एडवोकेट और हालत ये है कि लड़के बोलते हैं कि नहीं मुझे मेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वो ऑफिस में मेरे साथ काम करेगी कल को कोई एलिगेशन ना लग जाए हमारे ऊपर. क्यों? क्योंकि ये होता है. ज़्यादातर जो एलिगेशंस हैं वो फेक हैं, फॉल्स हैं. उसके चक्कर में क्या हुआ, जिन लड़कियों ने सच में सफ़र करा वो या तो बोल ही नहीं पाई, या जब उन्होंने बोला तो लगा कि ये भी नकली है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. तो फेमिनिज्म का थोड़ा सा एक रॉन्ग सा मीनिंग मैंने हमेशा देखा है. और मेरे लिए तो फेमिनिज्म एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि भाई मेन अपनी जगह है, फीमेल अपनी जगह है, दोनों को अपनी अपनी जगह रहने दो. ना आपस में कोई कंपटीशन है, ना कोई लड़ाई है, दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा. किसी का अकेले काम चल नहीं सकता है. जैसे मैंने आपको गाड़ी के पहिए का एग्जाम्पल दिया, अकेले तो चलना नहीं है हमें, तो साथ लेके चलो, बिना लड़े चलो, प्यार से चलो. उसमें फेमिनिज्म वाली क्या बात है. लेकिन हाँ, फीमेल अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो ये तो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये तो सोसाइटी और फैमिली का एम्पावरमेंट है. आज एक पुरुष कितना भी क्यों ना कमाता हो, लेकिन एट टाइम्स वो भी स्ट्रेस्ड फील करता है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. लेकिन वहीं अगर उसको एक बैक सपोर्ट है उसकी वाइफ का, कि भाई घर में अगर मैं 1-2 महीने ढंग से काम नहीं कर पाया तो मेरे घर में आफत नहीं आ जाएगी, मेरी वाइफ है इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए. कई घरों में ये देखा गया है कि भैया जो कमाई पुरुष करके ला रहा है वो तो घर की है, लेकिन महिला जो कमाई कर रही है वो मेरी है. राइट. तो ऐसा नहीं हो सकता. ये फेमिनिज्म गलत तरीके से लिया गया. फेमिनिज्म का सही तरीका ये है कि आप भी काम कीजिए, वो भी काम करेंगे, दोनों डिसाइड कर लीजिए कि भाई हम एक का पैसा या तो सेव करेंगे, एक से एक्सपेंसेस करेंगे, या डिसाइड कर लीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट पे काम करूंगा या मैं एक काम करूंगा. किसी भी तरह से आप लोग आपसी सहमति से कर सकते हैं जिससे एक दूसरे को सिक्योरिटी हो. अभी हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे थे, वो कॉर्पोरेट आपदा पुरुष पे भी तो आ सकती है कि भाई है मेरा बॉस टॉक्सिक और मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे छोड़नी है जॉब, और शायद 2-3 महीने कुछ और नहीं कर पाऊँ, तो उसके पीछे उसकी वाइफ होनी चाहिए कि हाँ तुम्हारा मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, यू लीव इट, आई एम देयर, मैं हूँ ये करने के लिए. तो मुझे लगता है कि सही मायने में अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म की बात करें तो वो ये होना चाहिए.
ना कि ये कि मेरी कमाई है वो मेरी है। और जनरली लड़कों को एम्बैरसमेंट होती है कि यार मैं कैसे मेल ईगो या मैं कैसे वुमेन से पैसा मांग लूँ। तो अगर उसे मेल ईगो आ रहा है तो वो भी गलत है। और अगर उसे हेजिटेशन इस वजह से हो रहा है कि यार ये मुझे नीचा दिखाएगी या मुझे 4 बातें सुनाएगी पैसे देने के पहले, तो वो भी गलत है। ये नहीं होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी फॉर अ कॉमन अपलिफ्टमेंट, एक फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए। अगर आप एम्पावर्ड हैं तो आपका एम्पावर्ड होना काम का है, अदरवाइज किसी काम का नहीं। बट डू यू फील द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म इसलिए भी आया क्योंकि फीमेल्स ने पिछले कई सालों से, स्पेशली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, फीमेल्स हमेशा लोअर ग्राउंड्स पे रही है। स्पेशली व्हेन आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ पे मैंने तो बचपन से देखा है, मतलब आई हैव सीन दिस थिंग कि एक हस्बैंड अपने घर पे ड्रिंक करके आया है। एंड इवन ये हमने सिटीज़ में भी देखा है कि ड्रिंक करके आया, वो अपनी वाइफ को पीट रहा है, और उस वाइफ के लिए वो बहुत नॉर्मल सी है कि ठीक है मेरा हस्बैंड आएगा मुझे रोज़ पीटेगा, और ठीक है वो उस बारे में शायद बात भी नहीं करते अपने घर वालों से, या वो कभी सोचते भी नहीं कि कंप्लेन की जाए या कुछ की जाए। वो सिर्फ उसके साथ में पार्ट ऑफ लाइफ बना चुके हैं कि चलो ये तो हमारे साथ होगा। जब हम सिटीज़ में आते हैं, सिटीज़ के अंदर भी मेड्स वगैरह के घर में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो डू यू फील कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट इसलिए भी आया कि फीमेल वांट टू शोकेस कि हम एम्पावर्ड है और हम अलग दिखना चाहते हैं क्योंकि बहुत कुछ सहा है पहले, या ऐसे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल वहाँ से आया, फिर बाद में गलत डायरेक्शन पकड़ लिया, और शायद सिर्फ खुद को दिखाने के लिए नहीं, ज़रूरत बन गई ना। अब बच्चे हैं, उन्हें पालना तो पड़ेगा। अगर हस्बैंड घर में पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ दारू पी रहा है, मारपीट कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है, तब वाइफ ने ये सोचा कि यार किसी को तो इन बच्चों को पालना है, तो मैं ही काम कर लूँ और मैं करूँ। तो अल्टीमेटली हुआ वही जो मैं कह रही थी कि उसने काम करा या खुद को एम्पावर करा अपने परिवार के लिए, कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस बना रहे, मैं ख़त्म नहीं हो सकती हूँ ना। तो खुद के और अपने बच्चों के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उसने फेमिनिज्म, या आप जिसे बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ वो बढ़ी, खुद को एम्पावर करा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। वो हुआ, सही हुआ। देन सम ऑफ द गर्ल्स, नॉट एवरीवन, टुक इट रॉन्ग वे कि भाई मैं एम्पावर्ड तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए। वहाँ पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आपस में कम्युनिकेट करें, और दोनों पार्टनर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हस्बैंड भी कई बार होता है कि यार मैंने कुछ फैमिलीज में देखा कि वो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं अगर वाइफ कमा रही है तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, ना वो सेविंग कर रहे हैं, ना वो घर में पैसे दे रहे हैं, वो अपने सिर्फ एंजॉयमेंट में ही पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। एंड सेम वे इफ विमेन इज डूइंग, वो भी गलत है। आपको मिलकर ही चलना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे। अमेजिंग। डू यू फील इट कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस एक फ़ीमेल को, जब एक वर्किंग वुमेन हुई होता है या एक फ़ीमेल कोई काम कर रही है कैरियर के लिए, उसी एम्बिशन से काम कर रही है जिस एम्बिशन से एक मेल पर्सन कर रहा है, डू यू फील सोसाइटल एक्सेप्टेंस आज भी इंडिया में थोड़ा लो है अगर हम कंपेयर करें दोनों? बिल्कुल, ये तो है, ये मैंने भी महसूस करा है। और इसके मुझे लगता है कि कई कारण भी होते हैं। जब मैं इस बात पे सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं हूँ और मेरे कोई मेल कलीग हैं, जनरली फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन कम है कंपैरिजन में मेल के, है ना। एक ऑफिस में अगर 10 पुरुष काम कर रहे हैं तो शायद 2 महिलाएं काम कर रही हैं। इस तरह का कुछ रेशो इन जनरल देखने को मिलता है। स्पेशली हमारी मीडिया इंडस्ट्री में तो यही होता था। तो मुझे कई बार लगता था कि यार मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ शायद नहीं मिलती हैं, या मुझे उतना पैसा नहीं मिलता उस चीज़ के लिए। फिर जब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करा तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मेरा बॉस मुझे नहीं कह सकता कि चलो आज शाम को डिनर पे चलते हैं, लेकिन उसके एक मेल कलीग को बोल सकता है कि चलो अपन बैठेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। बातचीत में उनकी शायद थोड़ी बॉन्डिंग भी होती है, और उस बॉन्डिंग से डेफिनेटली मेल एम्प्लॉय की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। अगर कोई फीमेल बॉन्डिंग बनाने चली जाएगी तो वो अलग डायरेक्शन में चीज़ चली जाएगी। वो उस महिला के लिए भी ऑकवर्ड होगा और शायद उसके सीनियर के लिए भी ऑकवर्ड होगा। हालांकि मुझे लाइफ में ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने टैलेंट की वैल्यू भी करी, और मुझे बहुत सम्मान मिला और मुझे ग्रोथ मिली। मैं जो डिज़र्व करती थी बहुत हद तक मुझे मिला। वहीं कुछ सीनियर्स ऐसे भी मुझे मिले जो मुझे लगा कि मुझे जितनी मैं डिज़र्व करती हूँ उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मगर हाँ ये फ़र्क तो सोसाइटी में है, और उसे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमें खुद काम करके ही मिटाना होगा, हम किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते। जब आप पहले एक स्मॉल टाउन से आए, कैरियर बनाया, शादी हुई, रिलेशनशिप्स के बारे में आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, हाउ इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ नाउ, और पहले क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि यार जो हो रहा है
वो सही हो रहा है और सही समय पर हो रहा है. नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, और ये मेरा बिलीव सिस्टम बन गया है. कभी कभी किसी चीज़ की बहुत इच्छा होती है या कोई डिज़ायर होती है जो पूरी नहीं हो रही है, तो पहले मैं हताश और निराश हो जाती थी कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. फिर मुझे लगता है कि नहीं, अभी वो चीज़ शायद मेरे लिए सही नहीं होगी. जैसे कि एक छोटी सी कहानी इसके लिए कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और वो बहुत रो रहा था. सामने एक पैसेंजर बैठा हुआ था, उसे लगा कि यार बच्चा भूखा है और ये बेचारी लेडी अकेली है. तो कहता है, एक स्टेशन आता है तो कहता है कि क्या मैं इसके लिए दूध ला दूँ नीचे से, ये बच्चा बहुत रो रहा है. तो बोलती नहीं, दूध मेरे बैग में है मगर मैं इसे नहीं दे सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने इसे अभी दूध पीने के लिए मना करा है, ये दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है. इसलिए वो माँ उसे रोने देती है, वरना कौन सी माँ अपने बच्चे को रोते हुए देख सकती है. वो हमारी माँ ही है. हम रो भी रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसे पता है कि अभी वो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए वो चीज़ हमें नहीं मिल रही होगी. लेकिन सही समय पर सब कुछ सही हो जाता है. ये मेरी लाइफ का आज तक का एक्सपीरियंस है कि अंत में जो हैप्पी एंडिंग ही होती है हर चीज़ की. तो सब कुछ सही हो जाता है. अगर कुछ अभी नहीं मिल रहा है तो वो मेरे लिए सही नहीं. जैसे कई बार मैं सोचती हूँ कोई डील होते होते रह गई, कोई काम होते होते रह गया, लेकिन अब मुझे दुख नहीं होता. मुझे समझ में आ जाता है कि अगर ये नहीं हुआ है मतलब ये मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं हुआ है. एंड आप इस सिस्टम पे चल कर देखिए, आपको लाइफ बहुत आसान लगने लगेगी. राइट. जैसे आपने फर्स्ट अभी जस्ट स्टोरी सुनाई और आपका कंटेंट जो मैंने देखा, तो आई एम बिग फैन ऑफ योर स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैंने आपको लाइव ऐसे वीडियोस में कई बार देखा था, लाइव मैंने आपको पहली बार टेडेक्स में सुना था. एंड द वे यू नरेटेड दैट स्टोरी, कि आपने जो पूरी स्टोरी बताई थी ना, वो बहुत इंप्रेसिव थी. एंड ऑफ कोर्स आप आरजे हो, आपका काम है स्टोरी सुनाना, और स्टोरीज के अंदर बहुत, कहानियों में बहुत शक्ति होती है, बहुत वो आपको अलग अलग इमोशंस फील करवा देते हैं. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे आपने इन्हांस किया, एंड हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग? एक्चुअली इस स्टोरी टेलिंग के पीछे भी एक स्टोरी है. व्हाट हैपेंड, कहते हैं ना कुछ लोग विजनरी होते हैं. मेरे जिन्हें मैं मेंटर मानती हूँ, और मैं मानती हूँ कि मैं जो कुछ भी आज हूँ उनकी वजह से हूँ. मिस्टर हरीश भाटिया जो हमारी कंपनी के सीईओ थे, सीईओ होते हुए भी हर बारीक चीज़ पर उनका बहुत ही ज़्यादा पर्सनल उनका कनेक्ट हमें मिलता था. आज से 7-8 साल पहले जब कोई नहीं जानता था कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ होगा, तब ही फोर्स्ड अस मेक वीडियोज़. और हमारी कंपनी का जो फिलॉसफी था उस समय वो यही था कि यार हमें कुछ मोटिवेशनल करना है, हम कोई फूहड़ कंटेंट नहीं करते हैं, हम अच्छा कंटेंट करते हैं. तो वहाँ से वी स्टार्टेड दिस स्टोरी टेलिंग थिंग कि हर मंडे को एक स्टोरी वीडियो करना पड़ेगा. इट वॉज अ कंपल्शन फॉर मैनी आरजेज. हालांकि उसमें से हम 1-2 ने उसको कैरी करा, बाकी जैसे ही कंपल्शन हटा तो लोगों ने छोड़ दिया. तो जब मैंने स्टोरी सुनाना शुरू करा, उसके पहले तो मुझे नहीं पता था कि यार आई कैन बी अ गुड स्टोरी टेलर. बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मैं उस स्टोरी के अंदर होती हूँ जब मैं स्टोरी सुना रही होती हूँ. मेरे एक इंटर्न थे, उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी. जब मैं शूट शुरू करवाती थी, मेरा कैमरा ऑन होता था, तो रूम में 2-3 लोग थे. उन्होंने कहा चुप हो जाओ, अभी वो 2 मिनट के लिए कहीं जाएंगी फिर आ जाएंगी. क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए आँख बंद करती थी और मैं पूरा उस स्टोरी के मोड में शायद आ जाती थी, उस स्टोरी को फील कर लेती थी और फिर मैं सुनाना शुरू करती हूँ. व्हेन यू कंसिडर योर सेल्फ पार्ट ऑफ दी स्टोरी, तो उसमें अपने आप जान आ जाती है. और मैंने हमेशा स्टोरी टेलिंग यही करी है. और जब भी मैं कोई स्टोरी पढ़ती हूँ, अगर वो मेरे दिल को नहीं छूती तो मैं उसको सुनाती भी नहीं हूँ. जब मुझे किसी स्टोरी को पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, तब मैं उसे एक बार एक्चुअली अंतर्ध्यान होकर अपने अंदर नरेट करती हूँ पहले, फिर मैं हमेशा अपने शब्दों में उस स्टोरी को नरेट करती हूँ. तो वो अंदर से आई हुई जो चीज़ होती है वो शायद सुनने वाले को भी बहुत कनेक्ट करती है. तो मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग कभी भी पढ़कर, रीड कर या वर्ड्स पे जाकर नहीं होनी चाहिए. वर्ड शुड कम फ्रॉम विद इन. आप किन शब्दों में सुना रहे हैं और उसमें आपका पूरा फील जब आप आएगा. जब स्टोरी में पेन है तो उस पेन को आप फील कर सको. जब स्टोरी में हैप्पीनेस है तो आप खुद हैप्पी हो सको. तब आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत इफेक्टिव बनती है. वो इमोशन आप डिलीवर कर पाओ. यस, इमोशन को डिलीवर करना. राइट. मैं आई वाज इन स्पॉटिफाई क्रिएटर्स डे 2022 मुंबई में. तब मैंने जाकिर खान को पहली बार सुना था. तब जाकिर खान ने बताया था वहाँ पे कि आप बीती ऐसे सुनाओ कि जग बीती लगे, और जग बीती ऐसे सुनाओ कि आप बीती लगे. दिस इज एक्चुअल आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. बिल्कुल बिल्कुल, गूज़बम्प्स.
राइट हम आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में बात करते हैं. यू लेफ्ट आरजे एंड देन आप उसके पहले भी कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, फिर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया. आप कंटेंट बनाते हो जनरली रिलीजियस कंटेंट या स्टोरीज ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं कल्चरल स्टोरी है, रिलीजियस स्टोरी है. मेजॉरिटी ऑफ आरजेस इंडिया के अंदर फन कंटेंट या इंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हैं. व्हाई डिड यू चूज इंफॉर्मेटिव एंड स्टोरी टेलिंग? एक्चुअली मुझे लगता है कि इस कंटेंट ने मुझे चूज कर लिया. मैं बहुत ही फ़नी पर्सन हूँ. पीपल अराउंड मी ऑलवेज फील कि यार तुम इतनी मस्ती करती हो, हमेशा जोक्स मुंह पे रखे रहते हैं और हमेशा पंचेस देना एंड ऑल दैट, ये मेरे जॉनर में है. मतलब पीपल अराउंड मी ऑलवेज फील लाइक कि हम किसी कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं और तुम कंटेंट कॉमेडी नहीं करती हो. मुझे कॉमेडी कंटेंट में कभी कंफर्ट नहीं आया, ना तो रेडियो पर और ना ही डिजिटली. मैं कभी भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी कंटेंट नहीं कर सकी. आई डोंट नो व्हाई. आई इवन ट्राइड इट क्योंकि सक्सेस रेट उसमें बहुत ज़्यादा है बहुत, और ईजी होता है उसमें सफल होना. हमारे वाले जॉनर में सफलता बहुत कठिन है. इनफैक्ट ब्रांड डील्स भी कम मिलती है क्योंकि हमारे लिए किसी को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता. प्लस हमसे सोसाइटी के एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है. बहुत आइडल होना चाहिए सब कुछ. आप जो प्रमोट कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, तो इट इज़ ऑल टुगेदर डिफ़िकल्ट. मगर मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने स्टोरीज सुनाना शुरू करा, मोटिवेशनल स्टोरीज, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. मैं उसको इन्जॉय करने लगी. मुझे मज़ा आता था स्टोरी सुनाने में. और अपनी सुनाई स्टोरी सुनती भी मैं कई बार खुद सुनने में भी मुझे अच्छा लगता है. तो इसलिए मुझे उसमें मज़ा आने लगा. देन अभी जब मेरी सेकंड डॉटर होने वाली थी, तब कोरोना का टाइम था. यूँ भी सब लोग घर पे थे. और जब आप सबको कहा जाता है हमारे इंडिया में कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो आपको अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए. एंड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे रीडर हैं और हमारे घर में हर बुक होती है. यू नो, आई हैव ऑल दी वर्जन्स ऑफ रामायण मेरे घर पे. और कितनी तरह की रामायण है. तुलसी वाल्मीकि तो लोगों को पता है, लेकिन अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और बहुत से वर्जन ऑफ रामायण मेरे घर पर हैं. तो वो बुक्स मेरे घर पर थी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग देम. तो मुझे उनमें इंटरेस्ट आ गया. और उसके बाद से मैंने उसकी कहानियाँ सुनाना शुरू करा कि यार हमारे सनातन धर्म में तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और उसमें कितना कुछ है जो हमें लाइफ के रास्ते दिखाता है. और मुझे लगता है कि एज पर्सन उन चीज़ों को पढ़ने और उन कहानियों को सुनाने के बाद मुझ में भी बहुत चेंजेस आए. तो somehow this chose me. Right, amazing story. And did you felt कि कहीं जैसे, क्योंकि जब भी आप रिलीजियस कंटेंट क्रिएटर या इंडिया में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं रिलीजियस, अब जब आप हिंदुज़म की बात करते हो तो कई बार आप कंट्रोवर्सीज के अंदर आ जाते हो, या कोई चीज़ है जो किसी व्यक्ति को सही नहीं लगी और वो ऑफेंड हो गया तो वो उसके अगेंस्ट नेगेटिव स्टार्ट कर देगा, कमेंट स्टार्ट कर देगा. हैव यू फेल्ट कंट्रोवर्सीज इन दिस? बहुत कैसे, क्या हुआ? बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. बट आई एम हैप्पी कि कोई नेगेटिव कमेंट करता है, उसके नीचे कोई और मेरी तरफ से लड़ाई कर लेता है. मुझे एंगेजमेंट बढ़ जाती है. मुझे एंगेजमेंट बढ़ जाती है. मुझे इंटरफेयर नहीं करना पड़ता. एंड एक्चुअली जिस भी मेरे स्टोरी पर कंट्रोवर्सी हुई है, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा है, सब मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं क्योंकि उसमें एंगेजमेंट बहुत होता है. हालांकि मेरा कभी ये पर्पस नहीं होता और बहुत ज़्यादा मैंने फेस नहीं करा, लेकिन कुछ स्टोरीज में किया है. जैसे अभी मैंने अद्भुत रामायण का नाम लिया. वहाँ पर मैं बहुत मानती हूँ सीता जी को. सीता जी के लिए लोगों की धारणा कहीं है कि शायद कोई बेचारी महिला थी जिनके साथ गलत हुआ, लेकिन शी वॉज रियल एम्पावर्ड वुमेन. ये मुझे उनके बारे में पढ़कर पता चला. उनके बारे में कहानी सुनाई मैंने जो ये बताती है कि एक्चुअली वो रावण की बेटी थी. अब उसमें जो कॉन्सेप्ट था उस ज़माने का कि भाई कैसे वो रावण की बेटी थी और कैसे धरती से जनक जी को मिली थी. कहानी कुछ ऐसी थी कि रावण ने बड़ा आतंक मचा रखा था. सारे ऋषि मुनियों की वो हत्याएं करता रहता था. तो ऐसे बहुत सारे ऋषियों को मारकर उनका खून रावण ने एक लोटे में इकट्ठा किया. और उस लोटे में पहले से दूध था, जिस दूध को एक ऋषि ने भगवान से ये वरदान के साथ पाया था कि लक्ष्मी जी उन्हें बेटी रूप में मिले. अब वो दूध और खून मिक्स हो गया. रावण उसे घर ले आया, मंदोदरी के पास रख दिया कि छूना मत, जहर है. अब मंदोदरी इतनी परेशान थी रावण से कि उसने पी लिया कि मैं तो मर जाऊं जहर पीकर. लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि वो प्रेग्नेंट हो गई. उन्होंने गर्भ धारण कर लिया. अब उसे लगा कि अब ये गर्भ अगर मेरे पास रह गया तो रावण मुझ पे शक करेगा कि ये कैसे हुआ. तो अब होती थी बहुत असीम शक्तियां होती थी. उन्होंने अपने गर्भ को निकालकर धरती में गड़ा दिया. ठीक है. और उस गर्भ से सीता माता हुई जो जनक जी को मिली धरती में से. तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया कि सीता रावण की बेटी है. अब लोग उसमें साइंस ढूंढने आ गए. मुझे बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी, जबकि मैंने हाथ में बुक लेके सुनाया था कि इस बुक में लिखा हो. तो उसमें कंट्रोवर्सी है कि यहाँ कैसे रावण की बेटी हुई, इसमें रावण का क्या था.
भाई हिंदू धर्म ऐसा ही है। आप पांडु पुत्र बोलते हो ना पांडवों को, क्या एक भी पांडव का था पुत्र उसमें से? नहीं था ना। वो कर्ण सूर्य का पुत्र था, इंद्र का पुत्र था अर्जुन, सारे पुत्र जो थे वो पांडव के तो कोई भी नहीं थे ना, पांचों के पांच, लेकिन वो पांडु पुत्र ही कहलाते हैं क्योंकि पिता के नाम से ही संतानें जानी जाती हैं। तो अब ये मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती थी, लेकिन मैंने उस पर बहुत कंट्रोवर्सी झेली और फिर मैंने रिप्लाई भी नहीं करती हूँ मैं जनरली, आई डोंट रिप्लाई टू कंट्रोवर्सीज। कई लोग मुझसे सवाल करते कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? भाई हिंदू धर्म कब लिखा गया? कई सालों बाद, जबकि हमारा धर्म तो सनातन है, इतना पुराना है, और हमारा धर्म श्रुति और स्मृति पे है, मतलब कहना, सुनना और याद रखना। लिखने की तो बात ही बाद में आई है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है क्यों पूछते हो? कानून की किताब नहीं है। हम तो सुन सुन कर ही सीखते आ रहे हैं, और जो सुना गया है उसी को बाद में लिखा गया है। तो फिर लिखने वाला सवाल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारा बिलीफ सिस्टम बनाती हैं और आज की डेट में भी हमें जीना सिखाती हैं, और उन्हीं चीज़ों को मैं नरेट करती हूँ। नाइस। तो ये जब आपने वीडियो बनाया, इसका रिसोर्स आपने कहीं से तो लिया? हाँ, वो बुक मेरे हाथ में थी क्योंकि मुझे पता था। तो मैं अद्भुत रामायण वो किताब हाथ में लेकर मैंने ये कहानी सुनाई थी कि इस किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद भी जिन्हें बुरा भला कहना है उन्हें बुरा भला ही कहना है। इससे डील कैसे किया आपने? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किसी दिन ये कर रही हूँ कि भाई मैंने सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कोई गलत चीज़ कम्युनिकेट करी है, शायद उस दिन मुझे डर या बुरा लगेगा। मगर मैं किसी भी कंटेंट को पूरी तरह से रिसर्च करती हूँ, उसके बाद प्रेजेंट करती हूँ। 80% लोगों को समझ में आ जाता है, 20% उसमें कमियां निकालते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कभी साइकोलॉजिकली आपको दिमाग में नहीं होता कि लेट से आपका कोई इंपॉर्टेंट टास्क है और उसके पहले आपने कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ ली जिसमें नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो आपको कभी वो हिट नहीं करता कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता? करता है, बुरा भी लगता है, बट मैं अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से डील करना सीख चुकी हूँ कि ठीक है। मैं बता रही हूँ, मुझे ये बिलीफ सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसकी बुद्धि, गलत बोल रहा है उसकी बुद्धि, उसका कर्म। मैंने तो रियल लाइफ में बहुत क्रिटिसिज्म अपने अराउंड भी झेला है। मैंने बहुत हद तक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स झेली है, बट आई ऑलवेज स्टूड स्ट्रांग बिकॉज मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है क्या। अगर मैंने कुछ गलत किया, इफ़ आई हैव अ स्कोप टू करेक्ट माई सेल्फ, आई विल डू दैट। दूसरे पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं उसे करेक्ट कर दूँ। आई कैन जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। तो आई ट्राई कि मैं स्टेबल रहूँ। राइट। हाउ इज़ योर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस विद, लाइक जब आप आरजे में काम कर रहे थे, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ आरजे लुक लाइक? लाइफ ऑफ एन आरजे बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, मगर हमेशा एक सी नहीं होती है। जैसे आप कॉर्पोरेट लाइफ आपकी कैसी होगी ये आपके सीनियर्स पे, आपके बॉसेस पे डिपेंड करता है। एट वंस आई हैड वेरी गुड सीनियर्स, आई लिव्ड अ वंडरफुल लाइफ, आई वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, और उस समय पे आई कुड गिव माई बेस्ट। क्योंकि जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आपके सही काम को सराहा जाता है, गलत काम पे टोका जाता है, लेकिन आपको समझ में आता है कि यार दिस पर्सन wants me to grow, वो मुझे ग्रो करते देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे टोक रहे हैं, और मेरी अच्छाइयों पे मेरी पीठ भी थपथपा रहे हैं, तब आप और ग्रो कर पाते हो। बट देयर आर सर्टन पीपल कॉर्पोरेट में, आज की तारीख में बहुत सारे बी ग्रेड सीनियर्स हैं। ये वो सीनियर्स हैं जिनकी खुद की एक्चुअली वो क्वालिटीज़ नहीं है जहाँ वो पहुँच गए तुक्के से, तो वो अपने नीचे किसी अच्छी क्वालिटी वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे जस्ट वॉन्ट यस बॉस पीपल, वॉट एवर दे आर सेइंग। अगर आप यस बॉस बोल रहे हो तो एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ की बात कर दो, इंटरपर्सनल ग्रोथ की बात कर दो, तो उन्हें वो अच्छी नहीं लगती कि अच्छा तुम मुझे बताओगे। ऐसे सीनियर्स के साथ किसी भी ऐसे इंसान का काम करना कठिन हो जाता है जो सिर्फ यस बॉस नहीं कर सकता, जो सही को सही और गलत को गलत बोलता है। उन्हें सिर्फ चापलूस चाहिए। तो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत देखने को मिल रहा है कि बॉसेस आर सराउंडेड विद चापलूस पीपल। कुछ समय बाद कंपनी डूबने लगती है, वो बॉसेस छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और सब दरा का दरा रह जाता है। आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने 3-4 कंपनी में अलग अलग टाइम पे कॉर्पोरेट में जॉब्स किया है। सो व्हेन आई वेंट टू फर्स्ट कंपनी, आई हैड एक्सट्रीम ग्रोथ, मतलब विदिन 6 मंथ आई गॉट प्रमोटेड, बहुत अच्छा था, बॉसेस से बहुत सीखने को मिला। एंड आई थिंक कि जितने भी काम उसके बाद किए मैंने लाइफ में, वो मेरी इस कंपनी की वजह से था कि मैंने वहाँ पे काम किया था।
और आई थिंक बेहतर बॉस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप ग्रोथ फील कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके इमीडिएट बॉस ने ठान लिया है कि आपको गुड फॉर नथिंग बताना है, तो वो हर संभव प्रयास करेंगे ये करने का। और मुझे लगता है कि ऐसे समय पे यू शुड स्टेप आउट फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि एक समय के बाद यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो आपको महसूस कराते हैं कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। डोंट आस्क फॉर अ हाइक। हाँ, अगर वो बोल देंगे तुम अच्छा काम करो, तुम पैसे मांगोगे, इसलिए वो तुम्हें ये बताते हैं कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, वो तो हम है कि तुम्हें झेल रहे हैं, तो उनसे कहो कि मत झेलो। अपना कॉन्फिडेंस हमें कभी किसी और की वजह से लूज नहीं करने देना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपना सेल्फ एनालिसिस बटन हमेशा ऑन रखो। सामने वाले ने जैसे ही आप में कमी निकाली, आप देखो कि क्या वाकई कमी थी, क्योंकि हमें पता होता है अगर हमने कुछ गलत किया तो क्या उसमें कोई स्कोप ऑफ करेक्शन है, वो कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद भी आपको ना अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना ग्रोथ मिल रही है, ना किसी चीज़ में आपको सपोर्ट मिल रहा है, यू शुड स्टेप आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड बिफोर दैट मेक मनी सो दैट यू विल बी एबल टू टेक दिस डिसीजन। बहुत सारे लोग इस वजह से स्टेप आउट नहीं कर पाते हैं कि सैलरी के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहली बात है अपना कॉन्फिडेंस, दूसरी बात है ऑलवेज सेव मनी फॉर सच टाइम एंड मेक मनी। आपके पास आपकी जॉब के बाहर सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल, क्योंकि तभी आप ये डिसीजन ले पाओगे किसी टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलने का, वरना आप निकल ही नहीं पाओगे। एक ट्रैप है सैलरी नाम का, जिसमें आप फंसे रह जाओगे। निकलने के बाद पता चलता है कि ये सैलरी मैं 2 दिन में कमा सकता था, जो मैं महीने भर में वहाँ पे टॉक्सिक माहौल और टॉर्चर सह के कमा रहा था। What are the good things about this profession? मतलब आरजे में, क्योंकि now it has become a very popular fancy job, हर आरजे के पास में जो पॉपुलर आरजेस हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, प्लस इसमें आपको रिकग्निशन भी काफ़ी मिलता है सोशल मीडिया पे। तो इस प्रोफेशन के गुड पार्ट्स क्या हैं? एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करूँगी, हर आरजे के पास नहीं है। उन आरजेस के पास हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी से कुछ साल इस प्रोफेशन को दिए हैं। करंट जनरेशन को इतना पेशेंस ही नहीं है। आपको 1, 2 या 3 साल में कोई नहीं जानता है, स्पेशली अब जब रेडियो की लिसनरशिप कम है, नहीं जानेंगे। बट जब आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, प्लस आज की तारीख में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस एज वेल, जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पाएँ, तब आप वो ग्लैमर, वो प्यार, वो फेम उसे एंजॉय कर पाओगे। लोगों को क्या चाहिए, आज ज्वाइन करा, कल से लोग मुझे पहचानने लगे, मेरे ऑटोग्राफ फोटोग्राफ के लिए मेरे पीछे दौड़ने लगे, तो ये नहीं होने वाला है। एंड देन दे लीव। सारे जिन आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हो, दे हैव गुड सोशल मीडिया फॉलोअर्स, उनकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, उन्हें लोग पसंद करें बिकॉज दे हैव गिवन देयर ईयर्स। उन्होंने रेडियो को और अपने काम को उतने साल दिए हैं कि अब वो प्रो हो चुके हैं। वो जहाँ या जो काम करते हैं वो अच्छा करते हैं। राइट। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बस आप टाइम नहीं देते हो, आप टाइम खुद को भी तो देते हो ना, क्योंकि एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू एंड वी ग्रो। राइट। एंड आई थिंक कि जब कंसिस्टेंट हो और काम अच्छा हो रहे हो, एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर स्किल, कि आपका स्किल सेट सही हो। एंड कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग। व्हाट आर योर की टेकअवेज फ्रॉम कंटेंट? मतलब जब कंटेंट शुरू किया, डिड यू एक्सपेक्ट कि कंटेंट चलेगा कैसे होगा? इन सब के बारे में अभी से बैठ के आपने पिवट्स किए और फेल हुए। कभी मैं कोई वीडियो इस थॉट के साथ बनाती हूँ, अरे आग लगा देगा ये वीडियो, चलता ही नहीं है। ये हमारे साथ भी होता है बहुत, है ना। और लगता है कि ये तो बड़ा साधारण सा वीडियो था, बस 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई है, चलो वीडियो बना दूं, और एकदम चल गया। राइट। तो यू नेवर नो कि क्या चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो मैंने सीखा है, जो आपने बोला ना कि जग बीती लगे, जब लोगों को लगता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है या ये मेरे लिए है, तब वो चीज़ लोगों को जब हिट करती है, तब आपका कंटेंट चलता है। तो आई ट्राई एंड कीप अब ऐसे तो सनातन धर्म में बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन आज की जनरेशन या आज के हम लोग किससे रिलेट कर पाएंगे, किस चीज़ में हम खुद को ढूंढ पाएंगे कि हाँ इसमें तो ये कैरेक्टर मैं हूँ, उन कहानियों को सुनाने की मैं कोशिश करती हूँ। सारे हिट नहीं होते, कुछ होते। आई थिंक कि जब कंटेंट पिक सही होगा तो वो चल जाता है। इवन बहुत बार ऐसा होता है, हम कंटेंट प्लान करते हैं कि यार ये पॉडकास्ट सुपर हिट होने वाला है और बिल्कुल चलेगा, और कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं जो हमने ऐसे ही मस्ती मजाक में कर ली कि चलो एक दिन की प्लानिंग हुई और हमने शूट कर लिया, एंड दैट पॉडकास्ट वेंट वायरल। मतलब वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट भी रहे। आई होप मेरा मस्ती मजाक वाला ही रहे। Yes. Thank you, Dee, for coming on Ashish Interaction Podcast. I enjoyed the conversation with you. Same here. Thank you so much. Thank you so much once again.